अनादि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में एक बार फिर पैर जमाने की कोशिश कर रहे लाल आतंक की। जी हां, मध्य प्रदेश में नक्सलियों की पदचाप सुनाई पड़ने लगी है। छत्तीसगढ़ में सक्रिय नक्सली अपने पैर शांति के टापू मध्य प्रदेश की ओर लगातार बढ़ा रहे हैं। 2 दिन पहले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से लगे मालखेड़ी के जंगल में बालाघाट पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक महिला नक्सली मारी गई है। नक्सली यहां किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे, जिस पर पुलिस घेराबंदी की तो जमकर गोलियां चली और एक महिला नक्सली मारी गई। कहने के लिए तो ये एक छोटी घटना है, लेकिन इसके संकेत सही नहीं है। बालाघाट में कुछ ही महीनों के अंदर नक्सलियों से ये दूसरी मुठभेड़ है, जो बता रही है कि माओवादी एक बार फिर मध्य प्रदेश में अपना ठिकाना बनाने की कोशिश में है। इस कार्यक्रम में हम बालाघाट से इसी मसले पर जमीनी हकीकत और हालात जानने की कोशिश करेंगे। बालाघाट पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान 25 से 30 की संख्या में नक्सली 2 मोर्चा संभाले हुए थे। बालाघाट में इन दिनों लगातार नक्सली मूवमेंट की सूचनाएं आती रहती हैं। ऐसी खबरें हैं कि नक्सली अब फिर से मध्य प्रदेश को अपना ठिकाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नक्सली गतिविधियां तब सामने आ रही हैं जब सरकार ने ये मान लिया है कि मध्य प्रदेश नक्सल समस्या से पूरी तरह से मुक्त हो गया है। मध्य प्रदेश में नक्सलियों से निपटने के लिए बनाए गए कोबरा फोर्स को खत्म किया जा चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश में नक्सलियों की घुसपैठ को नकारना क्या हमारी नादानी नहीं होगी? बात सिर्फ बालाघाट की ही करें तो जिले के बैहर, सोनगुड्डा, लांजी, देवर बेली खास ऐसे क्षेत्र हैं जहां समय समय पर नक्सली मूवमेंट की सूचनाएं पहुंचती रहती हैं। इसके अलावा इस जिले में नक्सली हथियारों का पकड़ा जाना तो आम बात है। इसके अलावा सिंगरौली की बात कर लें, मंडवा और अनूपपुर में इंडस्ट्रियल एरिया, महुआ, तेंदुपत्ता एकत्रित करने वालों से लंबे समय से नक्सलियों द्वारा वसूली की जाने वाली सूचनाएं भी लगातार आती रही हैं। जानकारों का यह कहना है कि नक्सली गतिविधियां भले ही मध्य प्रदेश में कम हो रही हैं, लेकिन यहां के बालाघाट, सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी और मंडला, इन सभी जिलों में नक्सली पनाह लिए हुए हैं या लेते रहते हैं। अकेले बालाघाट में नक्सलियों के कई समूह सक्रिय हैं। एक तरफ इस तरह नक्सलियों के मध्य प्रदेश में पैर जमाने की खबरें आ रही हैं, तो दूसरी ओर पुलिस के एंटी नक्सल ऑपरेशन पर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ महीने पहले ही पुलिस ने बालाघाट में 2 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया, तो जो मारे गए उनके परिजनों ने फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस मुठभेड़ पर सवाल खड़े किए। अब इस मुठभेड़ के बाद पुलिस भी मानने लगी है कि बस्तर में सक्रिय नक्सली मध्य प्रदेश में फिर से जड़ें जमाने की कोशिश में है। इसमें बताना चाहेंगे कि बस्तर में छत्तीसगढ़ राज्य ने काफ़ी अच्छा काम किया, तो बस्तर से काफ़ी संख्या में नक्सली माइग्रेट किए जा रहे हैं या पंप किए जा रहे हैं इस एरिया में। जैसे ये जो PL2 है, PL3 है, इसमें 90% नक्सली जो हैं वो बस्तर एरिया के हैं और 5% से लेकर 10% जो है वो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के हैं। सौभाग्य कहिए या मध्य प्रदेश पुलिस का प्रयास कहिए कि अभी तक विस्तार प्लाटून में मध्य प्रदेश का एक भी स्थानीय निवासी शामिल नहीं है और कल की जो सफलता है उसका भी क्रेडिट हमको पूरी जनता को देना पड़ेगा, क्योंकि जनता उनके इतने आतंक के बाद भी आज हमारे लिए कुछ सूचना देने के लिए तत्पर है और उसी सूचना का परिणाम ये था कि हम लोग ये समय रहते सक्रिय कार्रवाई कर पाए हैं। तो ये आधिकारिक प्रतिक्रिया हम आपको सुनवा रहे थे। जिस तरह से अधिकारियों का कहना है कि बस्तर और राजनांदगांव से नक्सलियों के आने की सूचना मिली है और खुशी की बात यह है कि मध्य प्रदेश का कोई भी निवासी इसमें सम्मिलित नहीं है, ये कहना है अधिकारियों का। और इसके साथ ही जो घटनाक्रम हम आपको बता रहे थे उसमें अगर एक सवाल हम निकालें तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जिस तरह से पूरे के पूरे मामले पर अगर नजर डाली जाए और ऐसे में अगर सुरक्षा बलों के ऊपर प्रश्न चिन्ह अंकित किया जाएगा तो उनका मनोबल किस स्तर तक पहुंचेगा। फिलहाल हमसे बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे जान लेते हैं और उनसे चर्चा कर लेते हैं। ब्रजेश सर, जिस तरह से अगर नक्सली मूवमेंट की बात करें तो पिछले 2 महीने में जो घटनाक्रम सामने आया है वो बड़ी चेतावनी दे रहा है और आहट भी है ये लाल आतंक की, तो क्या कहेंगे आप? पहली प्रतिक्रिया आपकी।
लगता है हमारा संपर्क हमारे ब्यूरो हेड से नहीं हो पा रहा है। हम उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से लाल आतंक की आहट फिर से मध्य प्रदेश में सुनाई देने लगी है। 2 महीने पहले हुई घटना और अब 2 दिन पहले हुई घटना, अगर दोनों को हम जोड़ करके लिंक करते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ये गतिविधियां चल रही हैं। हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। ब्रजेश सर, जिस तरह से अगर पूरे मामले को देखा जाए, पिछले 2 महीने के पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो 2 मुठभेड़ों की बात सामने आती है और ये पूरा का पूरा जो परिदृश्य है वो अगर उस पर चर्चा करने हम जाएं तो हम सीधे जान सकते हैं कि लाल आतंक की आहट मध्य प्रदेश में उसकी पदचाप सुनाई देने लगी है। क्या कहेंगे? विकास, भले ही हमें केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित राज्य मानने से इनकार कर दिया और मुक्त कह दिया है कि हम नक्सल समस्या से मुक्त हो चुके हैं। यूपीए सरकार ने भी नक्सल समस्या से प्रभावित राज्य हमें नहीं माना था। पहले हमारे 8 जिले थे, फिर एक जिले बालाघाट को नक्सल प्रभावित माना था। इसके बाद भाजपा की सरकार आई केंद्र में, उस सरकार ने भी हमें नक्सल समस्या से मुक्त राज्यों की श्रेणी में ला दिया था। हमारा एकमात्र जिला था बालाघाट केंद्र की सूची में। कोबरा उनकी वो थी बटालियन तैनात थी, उसको हटा लिया गया था। तब तत्कालीन गृह मंत्री थे हमारे बाबूलाल गौर, केंद्र सरकार में गए थे और वहां पे उन्होंने बात की थी कि हमारे अभी 8 जिलों में नक्सल की समस्या है। यदि यहाँ से एकदम कोबरा पोस्ट को हटा लिया जाएगा तो ये समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि हम महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सीमा से लगे जिन क्षेत्रों में नक्सल समस्या है। दरअसल क्या है विकास के, छत्तीसगढ़ में जब भी कोई बड़ी वारदात करते हैं नक्सली तो वहां पे उन पर प्रेशर पड़ता है, या वहां की पुलिस और जो बटालियन है वहां तैनात है वो दबाव बनाती हैं, तो वो शरण लेने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, मध्य प्रदेश के जंगलों में आ जाते हैं, खासकर बालाघाट में जी। तो मध्य प्रदेश में वैसी समस्या नहीं है जो पहले थी जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही थे। छत्तीसगढ़ राज्य के विभाजन के बाद अधिकांश हमारी जो समस्या थी वो नक्सल प्रभावित जिले छत्तीसगढ़ में चले गए थे। मध्य प्रदेश में सिर्फ उनकी आहट थी। ब्रजेश सर, फिलहाल मैं आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ आईजी बालाघाट केपीवी राव जी जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है अनादि टीवी में आपका। जी। सर, जिस तरह से पिछले 2 महीने में नक्सली मूवमेंट की जो घटनाएं देखी गई हैं, जिस तरह से मुठभेड़ हुई है और जिस तरह से लाल आतंक की पदचाप सुनाई देने लगी है मध्य प्रदेश में एक बार फिर, क्या कहेंगे? फिर से बताना क्या बोल रहे हैं? सर, मैं कह रहा हूं पिछले 2 महीने में जो घटनाक्रम हमारे सामने निकल करके आया, पहले एक मुठभेड़ हुई और उसके बाद अब 2 दिन पहले भी एक मुठभेड़ हुई है, तो क्या नक्सली आतंक की पदचाप मध्य प्रदेश में फिर से सुनाई देने लगी है? क्या माना जाए, जबकि नक्सल मुक्त घोषित किया जा चुका है मध्य प्रदेश को? नहीं, ये तो नक्सली मूवमेंट में बढ़ रहा है ना अब तो जी, इसलिए तो ये कार्रवाई हो रही है। लगातार हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। पिछले तो अभी का नहीं, पिछले 3 दशक से इनका नक्सलियों का यहाँ मूवमेंट है जी। अभी वहाँ बस्तर में जो कार्रवाई हो रही है उसकी वजह से यहाँ काफी यहाँ उधर से भी इधर आ रहे लोग जी। तो हमारे टाई जंक्शन है जी, उससे घुस के अंदर आ रहे हैं यहाँ पे जी। सर, एक सवाल और यहाँ पर निकल करके आता है। जिस तरह से 2 महीने पहले जो मुठभेड़ हुई थी उसे फर्जी करार दे दिया गया था और कहा गया था, आरोप प्रत्यारोप हुए थे तमाम। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी आरोप लगाए थे कि ग्रामीणों की मौत हुई है इस पूरे घटनाक्रम में। तो अगर ऐसा होगा तो ऐसे में सुरक्षा बलों के जो मनोबल है उस पर क्या असर जाएगा? नहीं, तो ये अभी इसमें जांच का मुद्दा है, जांच चल रहा है। इसमें हमारी सीआईडी जांच करी अलग से, तो जो भी उसका परिणाम है उसको हम स्वीकार करें जी। सर, एक शब्द और निकल करके आता है जब भी नक्सली मूवमेंट की बात होती है, रेड कॉरिडोर एक शब्द प्रयोग किया जाता है। क्या इसके मायने, हम चाहते हैं हमारे दर्शकों तक आपके माध्यम से ये बात पहुंचे, रेड कॉरिडोर के क्या मायने हैं सर? रेड कॉरिडोर मतलब ये नक्सली जो माओविस्ट है जी, वो नीचे से अपना तमिलनाडु से होते हुए तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, यूपी से होते हुए नेपाल तक वो अपना राज्य बनाना चाहते हैं जी। उसको रेड कॉरिडोर उन्होंने नाम दिया है जी। तो सर, मध्य प्रदेश के कौन से इलाके इससे प्रभावित नजर आते हैं? अभी तो हमारी बालाघाट है, मंडला है, डिंडोरी है जी, आगे जाके ये अमरकंटक तक है, शहडोल है, फिर आगे सिंगरौली से होते हुए लोग उधर मिर्जापुर से आगे बढ़ रहे होते। सर, कभी कभी सिंगरौली, डिंडोरी और उमरिया तक भी ये धमक सुनाई देती है, पदचाप सुनाई देती है, तो उस पर क्या कुछ काम किया जा रहा है? अभी तो उनका मूवमेंट है उस एरिया में, अभी भी है, बढ़ा रहे हो। तो विस्तार, उसका नाम ही उन्होंने एक दलम बनाया, विस्तार दलम, जो अपना प्रोपेगेंडा विचारधारा कर रही है। सर, हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी भी हैं, हम चाहते हैं कि वो कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, तो वो भी आपसे कोई सवाल करें।
ब्रजेश जी। राव साहब, ये जो नक्सली समस्या एक बार फिर वापस हमारे मध्य प्रदेश में आ रही थी, तो पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ, लेकिन केंद्र सरकार ने मुक्त घोषित कर दिया हमारे राज्य को। तो जिस तरह का मूवमेंट बढ़ा है, तो इसको लेकर केंद्र को फिर कोई पत्र व्यवहार करेंगे कि पहले जैसी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए और जो आर्थिक मदद जो मिलती थी केंद्र से वो हमको मिल सके? नहीं, ये जानकारी सही नहीं है। मुक्त घोषित नहीं किया गया है, ये ऑलरेडी उन्होंने स्वीकार किया है। ये जितने भी जिले पहले से घोषित है वो अभी भी है उसमें, और ऊपर से हमको फोर्स दिया जा रहा है, हमको नया बैटालियन दिया गया, हमको बजट भी दिया जा रहा है। जी, ये तो नक्सलिज्म की बात हो गई सर क्षेत्र में, लेकिन इसके साथ अर्बन नक्सलिज्म की बात भी होती है कई बार। भोपाल तक इसकी आहट सुनाई दी है, उसे लेकर के क्या कहेंगे सर? वो तो है, ऐसा फैक्ट हो, वास्तविकता है। अभी क्या बोलना आपको, ये है, अभी भी है। तो हमारे तो रूरल एरिया में, तो अर्बन तो बड़े सिटी में जैसे नागपुर उधर से सुना देता हूँ। जी, चले सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रतिक्रिया देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बालाघाट आईजी केबीपी राव, जो कि बता रहे थे, उन्होंने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और हर एक विषय पर बात करते हुए नजर आए। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश सर, प्रतिक्रिया आपने सुनी है आईजी केपीवी राव की, उन्होंने जो कुछ बताया उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? विकास, मध्य प्रदेश में इसके बाद छत्तीसगढ़ बंटने के बाद इससे पहले बहुत जरूर बड़ी घटनाएं नक्सलियों ने की थी। हमारे यहाँ के गृह राज्य मंत्री लिखीराव कांवरे थे, जब कांग्रेस शासन में उनकी हत्या की थी नक्सलियों ने बालाघाट में जी। और इसके बाद से जब छत्तीसगढ़ विभाजन हो गए, तो उस तरह की कोई बड़ी घटनाएं नक्सलियों द्वारा मध्य प्रदेश में नहीं की गई। हालांकि वो शरण स्थली के रूप में मध्य प्रदेश उपयोग करते रहे हैं। यही कारण है कि केंद्र लगातार मध्य प्रदेश को नक्सल प्रभावित राज्य मानने की तैयार नहीं है, और इसको लेकर कई बार राज्य की और केंद्र की बातचीत चलती रही, पत्र व्यवहार होते रहे। जैसे कि मैंने बताया था कि तत्कालीन गृह मंत्री ने भी वहां के केंद्र में जाके कहा था, तो उन्होंने कहा था कोबरा पोस्ट हटा लेंगे और 5 साल तक केंद्र मदद देगी। इसके बाद वो राज्य सरकारें वहां पे अपनी बटालियन बनाएंगी और वो राज्य सरकारों को वहां पे मध्य प्रदेश में ये देखना पड़ेगा कि नक्सली समस्या फिर से पैर न पसारे। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि नक्सली मुठभेड़ हो रही है बालाघाट जिले में, खासकर बालाघाट में। वैसे बालाघाट और सिंगलौरी मैन है जो नक्सल प्रभावित बचे हैं हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में। यहाँ लगातार घटनाएं हो रही हैं। पिछली साल भी 4 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा गया था, इस बार फिर नक्सली मारे गए। 2 दिन पहले एक महिला नक्सली की मुठभेड़ में मौत हुई है। तो मध्य प्रदेश में नक्सली का मूवमेंट तो है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन पुलिस की सतर्कता महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से संयुक्त कार्रवाई करके यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई वो लगा नहीं है कि नक्सली पैर पसार चुके हैं। वो ब्रजेश सर, एक और मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक हैं किशोर समरीते जी बालाघाट से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। सर, स्वागत है अनादि टीवी में आपका। बाहर गए भाभी जी नहीं है? किशोर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? किशोर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक आ रही है सर? ये आ रही है। सर, फिर से नक्सली मूवमेंट की आहट सुनाई दी है क्षेत्र में। मध्य प्रदेश तो इससे काफ़ी ठीक हो गया था और नक्सल समस्या से मुक्त भी घोषित कर दिया गया था, लेकिन 2 महीने का घटनाक्रम तो कुछ और बयां करता है। तो क्या लगता है, क्यों नक्सलवाद क्यों फिर से पैर पसार रहा है? देखिए, नक्सलवाद जो है भारत में जो है 9 राज्यों में फैला है। करीब 65 संसदीय क्षेत्र से प्रभावित है, बालाघाट भी इसमें सबसे ज्यादा है जी। दूसरा, नक्सलवाद जो है गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से पैदा हो रहा है ना जी। दूसरा, नक्सलवाद को लेके सर्वाधिक लोगों में, क्योंकि नक्सलवाद का बेस गरीबी है, तो सर्वाधिक आदिवासी अंचल में जो हथियारबंद युवक घूम रहे हैं उनको वहाँ के आदिवासी उसको अपना नायक मानते हैं जी। और ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी बात, सरकार इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही कि नक्सलवाद एक्चुअल में गरीबी के खिलाफ नहीं, वो चाइना से फैला हुआ एक तरह का आतंकवाद है जी। इसमें गरीबी का सहारा लेके लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम किया है जी। तो इसमें बराबर जो वहाँ के नस्ली क्षेत्र में जो आदिवासियों का जो उत्पीड़न है, जो उनका शोषण है, वो एक बड़ा आधार है उनके, उसको एक बड़ा वो मिलता है, उसको बड़ा लाभ मिलता है। सर, तो सामाजिक समस्या की परिणति अगर इस रूप में होगी तो समाज का तो विखंडन हो जाएगा पूरी तरह से। तो उनकी व्यवस्थाओं पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता, सुविधाओं पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? सर देखो, नेपाल में आपने देखा, चाइना ने जो नेपाल में माओवाद फैला राजतंत्र के खिलाफ, और अब पूरी नेपाल की आर्मी चाइना के सपोर्ट में खड़ी हो गई, देख रहे हो आप जी।
वही स्थिति अगर जिस दिन भारत में पार्लियामेंट में 65 से 100 एमपी हो जाएंगे, उस दिन आपको सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। और चाइना जो है इसी एंगल पे काम कर रहा है। माओवाद जो है, पहले जो मार्क्सवाद और लेनिनवाद था वो गरीबों के लिए था, लेकिन माओवाद लगता है हमारा संपर्क पूर्व विधायक जी से कट गया है। हम उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे पूरी प्रतिक्रिया लेंगे उनकी कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। जिस तरह से वो कहते हुए नजर आए हैं कि अगर एमपी जो हैं उनकी संख्या बढ़ गई तो देश की सरकार चलाना मुश्किल पड़ जाएगा। बड़े ही बुनियादी मुद्दे जो थे उस पर वो बात करते हुए नजर आए हैं और इसके साथ ही हम और भी सवाल उनसे पूछेंगे क्योंकि स्थानीय विधायक हैं, काफ़ी निकट से समस्याओं को देखा है। और जिस तरह से वो कहते हुए नजर आए कि बेरोजगारी की समस्या है और इसके साथ ही और साधनों की समस्या है, तो उत्पीड़न की बात करते हुए भी नजर आए हैं कि आदिवासियों का जो शोषण किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, उसके फलस्वरूप इस तरह की स्थितियां सामने आती हैं। हम उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ तो जी किशोर जी, किशोर जी, हेलो सर क्या मेरी आवाज आ रही है? आपकी प्रतिक्रिया अधूरी रह गई थी, हमारा नहीं, फोन नहीं, कट नहीं, गया। पर आप ही का फोन कट गया था। जी 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 सर, पूरी बात करें आप। जी जी सर हेलो। आपकी प्रतिक्रिया अधूरी रह गई थी, हम चाहते हैं कि आप अपनी हाँ, बात तो पूरी करें, तो बुनियादी मुद्दों की बात मेरा करें। मानना है कि बालाघाट जिले में जो 1990 से जो नक्सलवाद चल रहा है उससे प्रॉपर सरकार ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई। बालाघाट में कई ट्रक जले, कई नक्सलवाद के नाम पे कई इनकाउंटर भी। सरकार ने उन गांवों के विकास की दृष्टि में कोई बड़ा काम नहीं किया। अभी भी बालाघाट जिले में जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, निर्माण कार्य हो रहे हैं, ठेकेदार जो लोग होते हैं जो उनको सामग्री पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन गांव के छोटे छोटे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है। थोड़ा चिंता का विषय है। किशोर जी, एक सवाल और यहाँ पर निकल करके आता है। जिस तरह 2 महीने पहले जो घटनाक्रम हुआ या जो घटना सामने आई उसको लेकर के जानकारी आप तक भी पहुंची होगी। आरोप लगाए गए थे कि निर्दोष ग्रामीणों की मौत हुई है उस पूरे घटनाक्रम में। छत्तीसगढ़ की ओर से बयान आया था कि उनके निर्दोष ग्रामीण जो थे वो नक्सली बता करके मार दिए गए। अब ऐसे में जब सुरक्षा बल कार्रवाई करने जाते हैं और अगर ऐसे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा और विभागीय अनियमितताओं की अगर बात होगी तो ऐसे में सुरक्षा बलों का जो मनोबल है वो क्या कमजोर नहीं होगा सर? देखिए सर, जो महाराष्ट्र जो छत्तीसगढ़ वाला मैटर था उसमें मूल बात ये थी कि वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट, यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो एक सरकार है एक दूसरे को उलझाने में एक उल्टी सीधी रिपोर्ट बना रही है ना जी। अगर वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट होती तो झाम से इनकाउंटर को बता देते कि नहीं बिल्कुल सही हुआ, लेकिन वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो एक दूसरे पे जो विरोधाभास है। दूसरी बात, इससे पहले भी एक वहाँ का डाबरी का एक आदिवासी का टेकाम था उसका, तो उसका जो इनकाउंटर हुआ था गोदरी में, उसको लेके वो तो एकदम बिल्कुल डाउटफुल इनकाउंटर था। उसमें तो हाई कोर्ट तक पिटीशन हुई, हाई कोर्ट ने बोला था पीएम रिपोर्ट को आप कैसे चैलेंज कर सकते हो, तो उसमें वो विड्रॉ हो गया। मेरा कहना कि कोई भी नक्सलवादी एडी दास के जूते पहन के, अब रेमंड के कपड़े पहन के तो आएगा नहीं, वो तो फटी लुंगी धोती वाला होता गरीब आदमी, बिल्कुल ठीक खाना पहुंचाता है वही। अब वहाँ पे बालाघाट में कोई भी यदि किसी बड़े घर का भी बच्चा यदि एसपी बन के काम करेगा तो नक्सलवाद के नाम पे तो किसी गरीब को ही पकड़ेगा ना। वहाँ की पुलिसिंग बड़ी डिफिकल्ट है, बिल्कुल। और वहाँ पे पुलिस के जवानों को काम करना भी बड़ा चुनौती है, क्योंकि जैसे किसी को पकड़ते नक्सली का समर्थक है वो तो मतलब मजबूर है, इधर पुलिस का साथ दें तो परेशान है, नक्सलवादियों का साथ दें तो परेशान। क्योंकि बिल्कुल ठीक बात है सर। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, वो भी कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं। मनोज सर, किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक हैं बालाघाट से, आप पूछ सकते हैं सर। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज सर, जिस तरह से पूरे के पूरे अगर मामले पर नज़र डाली जाए तो ये आतंक की आहट जो नज़र आती है वो कहां तक नज़र आती है और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं इसमें पूरे मामले को लेकर? मनोज सर, जो स्थितियां हैं जी, वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के संदर्भ में अब ठीक नहीं कही जा सकती है, क्योंकि पिछले दिनों ही दिल्ली में
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक ली है जिसमें कई सारे राज्यों के अफसरों को बुलाया गया था और ये तय किया गया कि अगले 3 साल के अंदर रोड मैप बनाने के लिए कहा गया है कि देश से नक्सलियों को कैसे खत्म किया जाए, नक्सलवाद को। जी पहली प्रायोरिटी में छत्तीसगढ़ है, बिहार है और महाराष्ट्र है कि यहाँ एक ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी है। वो संभवतः इसी महीने में शुरू हो सकता है और लगभग 6 महीने चलेगा मानसून तक, क्योंकि मानसून के बाद जो घने जंगल है बस्तर के, गढ़चिरौली के, बालाघाट के, वहाँ पे सुरक्षा बलों का मूवमेंट एक तो आसान नहीं होता, दूसरा उनपे जोखिम बढ़ जाता है। जी तो इन 6 महीनों में नक्सलवाद को कुचलने की तैयारी है। तो ऐसे में चूंकि मध्य प्रदेश जो बालाघाट वाला हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ से भी लगता है, तो महाराष्ट्र का जो गढ़चिरौली है जो कि नक्सल प्रभावित इलाका उससे भी लगता है। जी ऐसी स्थिति में अगर वहां पर ये ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के नक्सली, खासतौर से महाराष्ट्र के, तो वो मध्य प्रदेश में मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे जी उससे लगे इलाकों में। छत्तीसगढ़ के जो नक्सली उनके पास एक ये बेनिफिट रहता है कि वो उस अंदर की और झारखंड भी निकल सकते हैं, वो आंध्र प्रदेश में मूव कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा उनके लिए सुरक्षित चूंकि मध्य प्रदेश रहेगा, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर गतिविधियां बढ़ जाएं और मध्य प्रदेश के बंडला, डिंडोरी, बालाघाट ऐसे 5-6 जो सीमावर्ती जिले हैं जी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर के, वो पहले ही नक्सल प्रभावित रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि साल 1999 जो दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उनके एक मंत्री थे, परिवहन मंत्री लिखीराम कावरे, उनकी गला काटकर नक्सलियों ने हत्या कर दी थी, जिनकी बेटी हिना कावरे अभी विधायक हैं और जो कि डिप्टी स्पीकर भी रही हैं विधानसभा में। उसके बाद ऐसी कोई बड़ी आतंकवादी नक्सली घटनाएं नहीं की है, लेकिन वो जरूर शेल्टर के लिए जरूर मध्य प्रदेश के जंगलों में आड़ा लेते हैं, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर ये मार्च प्रेशर ऐसा है और उनको एक सुविधा मिलती है। तो सर क्या अब जैसे नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया था मध्य प्रदेश को, तो अब क्या नई टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया ये एंटी नक्सल ऑपरेशन जैसे ही चलेगा मध्य प्रदेश में तो भरमार होगी, तो यहाँ क्या तैयारियां हैं, प्रदेश सरकार ने क्या तैयारियां की है? देखिए एक पूरा एक सेल बनी हुई है मध्य प्रदेश में, इसको लेकर एक हाफ फोर्स है, तो जितने नए सब इंस्पेक्टर आते हैं तो उनकी 2 साल की तैनाती नक्सल इलाकों में की जाती है। बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, वहाँ पे अनिवार्य रूप से उनको ड्यूटी करना होती है। तो मध्य प्रदेश पुलिस अपनी तरफ से पूरी तैयारी में, लेकिन केंद्र सरकार का ये मानना था कि मध्य प्रदेश जितने 6-7 स्टेट वो जिलों की बात करता है नक्सल प्रभावित, उतने हैं नहीं। असल में नक्सलियों के लड़ने के लिए केंद्र से भारी भरकम पैकेज मिलता है, मदद मिलती है, और जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं उनको एक्स्ट्रा वेतन मिलता है, भत्ते मिलते हैं। तो इन सबका खर्चा बचाने के लिए ही केंद्र सरकार ने कई बार कह देती कि ये इतने इलाके नक्सल प्रभावित नहीं है, तो राज्य सरकारें ये दलील देती हैं कि ये इलाके नक्सल प्रभावित है या आतंकी यहाँ नक्सली वारदात हो सकती है, इसलिए ज्यादा ग्रांट दी जाए। तो कई बार इसको लेकर भी डाटा में हेरफेर की जाती है। जी, यानी कि फंड को लेकर भी बहुत सारी हेरफेर की जाती है। जी बिल्कुल। सर फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर एडीजी जीपी सिंह जी जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर बहुत स्वागत है नादी टीवी में आपका। जी सर जिस तरह से पिछले 2 महीने के घटनाक्रम को अगर हम देखें और लाल जो आतंक है उसकी आहट मध्य प्रदेश में पच्चाप सुनाई दे रही है, रेड कॉरिडोर की बात भी बार बार कही जा रही है, और जिस तरह से गृह मंत्री ने कहा था कि एंटी नक्सल ऑपरेशन चलेगा, महाराष्ट्र की बात कर लें या पास जो लगी हुई सीमावर्ती इलाके हैं उनमें एंटी नक्सल ऑपरेशन जब चलेगा तो नक्सलियों का मूवमेंट मध्य प्रदेश में बढ़ने के आसार उससे नजर आते हैं। तो क्या मध्य प्रदेश की तैयारी है और क्या कुछ होता है? नक्सलियों के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश पुलिस काफी प्रयास कर रही है। ऑपरेशन लगातार ऑपरेशन चलाए जाते हैं, सूचनाएं एकत्र की जाती हैं और सूचनाओं के आधार पे नक्सलियों के विरुद्ध तत्पर कार्रवाई मध्य प्रदेश पुलिस करती है। मध्य प्रदेश में एक विशेष दस्ता का गठन किया गया है जिसे हॉक फोर्स कहते हैं, और हॉक फोर्स जो है हमेशा बैटल रेडी पोजीशन में रहता है। जैसे भी कोई सूचनाएं आती हैं नक्सलियों की उपस्थिति के संबंध में तो हॉक जो है रिएक्ट करता है, कार्रवाई करता है। सर 25 लाख के नक्सली को जब आपने मार गिराया तो आप तो सभी पुलिस फोर्स जो है मध्य प्रदेश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बधाई की पात्र है, लेकिन अब जो प्रक्रम दिखाई दे रहा है, जिस तरह से मेरा एक छोटा सा सवाल यहाँ पर ये भी है, 2 महीने पहले जो वारदात हुई, जो घटना हुई थी उसमें सुरक्षा बलों पर ही सवाल खड़े कर दिए गए थे कि ये ग्रामीण थे और ये फर्जी मुठभेड़ है।
उसके बाद अभी भी एक महिला नक्सली मारी गई है 2 दिन पहले। तो ये दोनों घटनाएं अगर हम तार जोड़ करके देखें तो क्या लगता है सर कि अब दोबारा से मध्य प्रदेश में सक्रिय होने की स्थिति में नक्सली आ गए हैं? रेड कॉरिडोर की बार बार बात हो रही है, तो इलाके कौन से हैं, क्या कुछ हो सकता है? जी, जहां तक है कि मध्य प्रदेश में नक्सल का इतिहास तो बहुत पुराना रहा है जी। बालाघाट पिछले 30 वर्षों से नक्सल प्रभावित जिला है जी। अभी पिछले 2-3 साल में मंडला में भी गतिविधियां उनकी देखी जा रही हैं जी। जहां तक ये है कि इनके विस्तार का, तो विस्तार का इनका प्रोग्राम रहता है, तो उस प्रोग्राम के लिए मध्य प्रदेश पुलिस लगातार फोर्स डिप्लॉय कर रही है, कैंप खोले जा रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। एक बिंदु आपने उठाया कि वो मुठभेड़ के संबंध में कि ग्रामीण की मृत्यु हुई है, वो ग्रामीण की मृत्यु पर जो है निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जा रही है, सीआईडी के द्वारा उसको जांच की जा रही है। अभी जो नक्सली शारदा मारी गई है, ये लिस्टेड में है, नक्सल भी स्वीकार करते हैं लिस्टेड में है ये, तो शारदा जो है इनामी नक्सली थी। जी। सर इसके अलावा एक छोटा सा सवाल और भी है मेरा। पूर्व विधायक किशोर समरीते जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि जब क्षेत्र के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता और इसके अलावा उत्पीड़न की बात जब सामने आती है आदिवासियों के, तो इस तरह के परिणाम निकल करके सामने आते हैं। तो सर क्या इस पर भी लगातार काम किया जा रहा है ताकि हम उस समस्या से दूर रखें अपने नौजवानों को, क्योंकि वो जुड़ रहे हैं या फिर उनके साथ मिलकर के इस तरह के काम करते हैं, तो क्या इस पर भी काम किया जा रहा है? इसमें भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को रोजगार उपलब्ध रहे, सरकार इसमें विभिन्न तरह की योजनाएं चला रही हैं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश पुलिस भी जो भर्ती वगैरह होते हैं इसके लिए विशेष कोचिंग की भी व्यवस्था करती है, जिससे कि जो यूथ है वो नक्सल की ओर आकृष्ट ना हो। वैसे भी जब यूथ जागृत हो जाता है तो वो नक्सल की तरफ कभी प्रभावित नहीं होता है। नक्सल जो है झूठे प्रलोभन देके, झूठे वायदे करके, एक आइडियोलॉजिकल ब्लैकमेल करके यूथ को आकृष्ट करने की प्रयास करते हैं। तो उसके संबंध में मध्य प्रदेश सरकार जो है काफी योजनाएं चला रही है। बिल्कुल ठीक बात है सर। हम उम्मीद करते हैं कि लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे हम एक बेहतर तस्वीर और बेहतर नज़ीर पेश कर पाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एडीजी एंटी नक्सल जीपी सिंह जी, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से तैयारियां हैं और लगातार काम किया जा रहा है। अब अगर पूरी की पूरी घटना का हम सार निकालें तो पहले 2 महीने पहले जो घटना होती है, अभी जो घटना होती है, वो तो स्पष्ट संकेत दे रही है कि मध्य प्रदेश में नक्सली पदचाप जो है वो सुनाई दे रही है। अर्बन नक्सल की बात भी की गई। इसके अलावा हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी हमारे साथ जुड़े थे, पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े थे। इसके अलावा हमने आईजी बालाघाट KPV राव से भी बात की और इसके अलावा हमने एडीजी जीपी सिंह जी से भी बात की। सभी का एक ही उत्तर है कि मध्य प्रदेश में तैयारियां व्यापक स्तर पर हैं और अगर ऐसी कोई भी घटना निकल करके सामने आती है तो उस पर अंकुश लगाया जाएगा। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह से बेरोजगारी की बात कही गई है और युवाओं के उत्पीड़न की बात कही गई है, आदिवासियों के उत्पीड़न की बात की गई है, उस पर भी पुलिस प्रशासन के साथ ही सरकार भी लगातार काम कर रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक बेहतर नज़ीर और बेहतर तस्वीर मध्य प्रदेश के इन जिलों में देखने को मिलेगी और लाल आतंक के जिस साए से हम निकल करके आए हैं वो दोबारा मध्य प्रदेश को छू भी नहीं पाएगा। हमारी इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।